आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से सेकंड वीडियो है। वास्तविक संख्याओं को आज हम खत्म कर देंगे। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 को हम आज क्लियर करेंगे। साथ ही एक प्रमेय आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको अभी आज हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक। प्रमेय क्या है कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पी क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने कहा है कि कोई संख्या एक पी है जो कि अभाज्य है। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। चलिए पहले तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, माना ए के अभाज्य गुणनखंड, ए के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे, वो हमने मान लिया P1 है, P2 है, P3 है, Pn है। ऐसे बहुत सारे हमने क्या मान लिए, नंबर मान लिए, जो कि ए के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। चलो अब दूसरी बात क्या है, अगर ये इसके गुणनखंड हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए, और दूसरी बात ये है कि जो P1, P2, P3, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, जो Pn है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसको हम हमेशा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया 210। ठीक है। अगर हमें 210 के गुणनखंड करने तो कितना आएगा, 2 × 3 × 5 × 7, ये इसके गुणनखंड होंगे। और यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड अभाज्य होंगे। सॉरी, जो 210 था वो क्या थी, एक धन पूर्णांक संख्या थी, और जो गुणनखंड थे वो क्या थे, 2, 3, 5, 7, वो अभाज्य थे। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, एक धन पूर्णांक संख्या ए ली है, उसके अभाज्य गुणनखंड ये मान लिए हैं। तो ये भी संख्या सभी कैसी हैं, अभाज्य हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन है। एक बात क्या है, वो ये है कि इन सब में जरूरी नहीं है कि ये भिन्न भिन्न हो या फिर एक समान हो। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 210 के अगर गुणनखंड करें, 2, 3, 5 और 7 ले लिए। यही अगर मैं 32 के गुणनखंड करूँ तो 2 × 2 × 2 × 2 रहेंगे। और यही अगर मैं किसके ले लें, 30 के गुणनखंड करते हैं, 30 के नहीं और किसी नंबर के लेते हैं, जैसे 28 के ले लिए, 2 × 2 × 7। अब इसका एक कॉमन सेंस मीन्स क्या है, समझने की बात क्या है, कि ये संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड लिए वो या तो एक समान भी हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या कुछ समान होंगे कुछ भिन्न होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जरूरी नहीं होते हैं कि ये सबके सब समान आए, सभी असमान हो, या सभी के सभी कुछ समान हो कुछ असमान हो। तो कैसे भी गुणनखंड हो सकते हैं, बिल्कुल असमान भी हो सकते हैं, सभी समान भी हो सकते हैं, कुछ असमान और कुछ समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं रहेगा कि जितनी भी P1 P2 है वो या तो समान भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए, और एक और बात कही है क्वेश्चन में कि जो P है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब कोई, जैसे मैंने कहा सब 16 को 4 विभाजित करता है, सॉरी 4 16 को विभाजित करता है, मतलब क्या है कि ये इसका गुणनखंड होगा कोई ना कोई। ये अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है। क्लियर है, भाज्य संख्या भी हो सकती है या अभाज्य संख्या भी हो सकती है। ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसको विभाजित कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ये इसका कोई ना कोई एक गुणनखंड है। तो P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। चलो जी, गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद क्या है, गुणनखंड है तो उसके बाद हमें एक और पॉइंट देखना है कि गुणनखंड है तो ये इसके, सॉरी, P के, सॉरी, ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
कौन कौन से हो सकते हैं, केवल कौन कौन से हैं, वो है P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। अच्छा, इसमें एक और बात रह गई, उसको मैं भी बता देता हूँ। क्या है कि अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर। ठीक है, क्यों आएगा, ए स्क्वायर का मीन्स क्या है कि ये लिए कहाँ से गए होंगे। जब ए स्क्वायर हमने लिया गया होगा तो कहाँ से लिया होगा, क्योंकि ए के गुणनखंड ये है P1, P2, P3 और Pn। अगर हम इसके गुणनखंडों को ही और एक मॉडिफाई तरीके से लिखें कि हमें ए स्क्वायर का रूप लेना है, तो क्या करेंगे हम, ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो सभी का क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर लग जाएगा। तो इसी बात के कॉन्सेप्ट पे ये है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त है। देखो ए स्क्वायर के अगर गुणनखंड केवल ये हैं, इसलिए इसलिए पी भी इन्हीं से है, इन्हीं में से है। अब जो पी लिया गया है वो कहाँ से आ रहा होगा, P1, P2, P3 इन्हीं में से लेके आया, लिया गया होगा, कहीं अलग से तो लिया नहीं गया होगा। तो इन्हीं का कोई ना कोई एक साथी होगा, इन्हीं में से है। अतः P ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये इसके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। वो क्या कहती है कि कोई संख्या आके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो उसको विभाजित करती है। तो यहाँ पे भी देखो, ये इसके गुणनखंड है ए के, P1, P2, P3, Pn। अगर हमने इन दोनों का, ये सभी अभाज्य संख्या हैं, तो हमने ए स्क्वायर निकाला, ये निकल के आ गया। चलिए जी, अब ए को पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, करेगा ही क्योंकि उसके गुणनखंड है। चलो, और पी क्या है यहाँ पे, एक पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। कैसा है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना। अच्छा जी, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल ये होंगे, क्योंकि P1, P2, P3 और Pn से ही मिलकर ये सब बने हुए हैं। चलिए साहब, अब इसलिए देखो इनसे बने हुए हैं तो इसलिए क्या है, PV इन्हीं में से एक है। PV कहाँ से होगा, P1, P2, P3, Pn इन्हीं में से कोई ना कोई एक रहा होगा। अतः P A को विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है, इसी कारण ये P को विभाजित करेगा, P जो है A को विभाजित कर देगा। चलिए, अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है हमें, √3 - 1 अपरमेय संख्या है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। माना √3 - 1 परमेय संख्या है। ये कैसी है, परमेय संख्या है। अच्छा जी, हम हमेशा इसका उल्टा ही मानेंगे, कभी भी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने कहा है या परमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, तो जैसी है वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन हमें सिद्ध भी तो करना है। तो इसको हमने उल्टा मान लिया। अगर परमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, √3 - 1 बराबर P/Q। तो हम किसके रूप में लिख पाएंगे, P/Q के रूप में लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि ये एक परमेय संख्या है। बात क्लियर है, परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q पूर्णांक संख्याएं, कैसी हैं, पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या है। अब कहोगे सर सहवाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक भी है और सहवाज्य भी है। इसका मतलब है कि P और Q में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, P और Q में क्या रहेगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं रहेगी। सहवाज्य का मतलब होता है कि वो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ मात्रा सिर्फ एक हो, यानी उनमें कोई भी चीज कॉमन ना रहे, उनको बोलते हैं सहवाज्य संख्या। चलो जी, P और Q क्या है, पूर्णांक सहवाज्य संख्या है, यानी इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब क्या करते हैं हम, √3 - 1 बराबर P/Q, तो हमने इसको माना है।
अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टे क्यू प्लस 1। अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा, पी बट्टे क्यू प्लस 1। लेकिन हमें पता है सब पी बट्टे क्यू प्लस 1 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अंडर रूट 3 भी, अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये इसके बराबर है, परिमेय बराबर परिमेय, दोनों संख्या कैसी है, परिमेय, तो इसके बराबर भी वाली क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलो जी मान लिया ये भी हमने। अब इस तथ्य का, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का क्या मिलता है हमें, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब विरोधाभास क्या है कि इसका उल्टी बात हमें प्राप्त हो रही है भाई, कि ये यहाँ पे क्या थी, अंडर रूट 3, ये तो परिमेय है, लेकिन अंडर रूट 3 को भी हमने परिमेय माना है, लेकिन है ये कैसी, अपरिमेय संख्या। इसलिए, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब, तब क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 भी अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 माइनस 1 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलो एक बार दोबारा से हम इसी को देख लेते हैं कि माना अंडर रूट 3 माइनस 1 कैसी हमने परिमेय संख्या मानी है। अगर परिमेय है तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाएगी, और पी और क्यू क्या आएंगे यहाँ पे, पूर्णांक सहवाची संख्या रहती हैं। चलो जी, ये तो हमने माना हुआ था, तो हमने एक को इधर पक्षांतर कर दिया, अंडर रूट 3 बराबर हो गया पी बट्टे क्यू प्लस 1। अब ये क्या संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तब अंडर रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलो जी मान लिया। लेकिन इस तथ्य का क्या मिल रहा है, हमें विरोधाभास मिल रहा है। क्यों, कि अंडर रूट 3 परिमेय संख्या होती ही नहीं है, इसीलिए क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तब अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है, या गुणा किया जाता है, या भाग दिया जाता है, तो हमेशा वो कैसी मिलती है, कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसीलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। कौन, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। चलो जी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर कितना होगा, पी बट्टे क्यू रहेगा। चलो जी साहब, अब इसके बाद अगर ये पी बट्टे क्यू है, तो यहाँ पी और क्यू क्या है, पी कॉमा क्यू पूर्णांक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगर ये पूर्णांक सहवाज्य है, तो इसको हमने माना क्या था भाई, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बट्टे क्यू माना था। अब क्या करते हैं हम, अब रूट 3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू प्लस अंडर रूट 3। देखो यहाँ भी अपरिमेय है, यहाँ भी अपरिमेय है, तो अब ये तो कह नहीं सकते ये परिमेय संख्या है। तो पहले हम इसका वर्ग कर लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। चलो जी कर लो। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो सब वर्ग कर दें, कर दो। अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होगा, 5। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 2ab 2p बट्टे क्यू इंटू अंडर रूट 3। चलो जी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम
एक संख्या को, जो भी परिमेय संख्या है एक तरफ कर लेते हैं। जैसे 5 है तो 5 में इधर सबको ले आते हैं, माइनस पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 2 p/q अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ अगर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2। चलो जी, 2 माइनस p/q बराबर 2p/q अंडर रूट 3। अब जो गुणा में है उसको हम ले आएंगे भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 2p/q, और यहाँ होगा q/2p बराबर अंडर रूट 3। जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, भाग में है वो गुणा में, ये भाग में है गुणा में हो गया, गुणा में है तो भाग में हो जाता है जब भी हम बराबर के इस साइड लाते हैं। तो अब देखो ये प्रॉपर क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं 2 माइनस p/q और q/2p एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक। कैसी है, परिमेय संख्या है। तब ये अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर ये भी है, ये भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसा होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अगर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो अब क्या करोगे, जब इसका विरोधाभास प्राप्त होता है तो हमें पता है अंडर रूट 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है तब ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से कह सकते हैं ये सिद्ध हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। चलो एक बार और देख लेते हैं इसको। माना अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। p/q जहाँ क्या होंगे, p और q पूर्णांक सहवाची संख्या रहती हैं। अब अगर ये इसके p/q के बराबर है तो इसमें से हम एक संख्या को इधर पक्षांतर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई परिमेय संख्या तो प्राप्त नहीं हुई, अभी भी दोनों तरफ अपरिमेय संख्या है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक तरफ ऐसी संख्या बनाएंगे जहाँ कोई ना कोई एक परिमेय संख्या हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, फिर वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का। चलो जी, अब इधर जब सॉल्व किया इसको तो केवल एक अंडर रूट 3 ऐसा बचा जो अपरिमेय संख्या है। पूरा सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 3 को एक तरफ कर लिया, तो ये परिमेय है, तो ये क्या रहेगी, परिमेय है। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 परिमेय तो है नहीं, अपरिमेय है। चलिए जी, अब अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है तब ये भी कैसी होगी, एक अपरिमेय होगी। ये सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आप सभी लोग लगातार क्लासेस में बने रहिए। हमारी क्लासें वन शॉट में हैं, तो ये क्लासेस वीक में केवल 2 या मोस्टली 3 टाइम आएगी, ठीक है। वन शॉट वीडियो जितनी भी रहेगी वो 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, या 50 मिनट की भी हो सकती है। जितनी भी रहेंगी वो रहेंगी आपके उस सिलेबस के अनुसार। किस सिलेबस का सुना, कि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं उसी की लॉन्गेस्ट के अकॉर्डिंग पता पड़ेगी कि कितने टाइम में ये क्वेश्चंस तैयार हो पाते हैं, ठीक है ना। तो वन शॉट वीडियो है, वीक में 2 भी हो सकती है, मोस्ट कम से कम 2 तो रहेंगी, इससे अधिक 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचें कि डेली वीडियो नहीं आ रही है। डेली वीडियो आने का पर्पज इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि आप एक साथ इतनी वीडियो को कैप्चर नहीं कर पाओगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे अपने अंदर। कि अगर आप नोट कर लो वो एक अलग बात है, लेकिन समझने के लिए आपको ये वीडियो ही 2-3 बार प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, तब आप इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज, नई नई चीज जब हम पढ़ते हैं तो एक बार में क्लियर नहीं हो पाती हैं। उसको 2-3-4 जितनी बार आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो जितनी ही बार आप इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे एक बार हम अगर रस्सी को पत्थर से घिसें तो रस्सी कभी पत्थर को नहीं काट पाती, लेकिन अगर बार बार रस्सी को हम खींचना स्टार्ट कर दें तो एक दिन ऐसा आता है कि उस पत्थर पर भी इतनी लाइनें बन जाती है कि वो आधा रस्सी को काट देती है। वो कब होती है, लगातार प्रैक्टिस के बाद।
जैसे आपने कुआं अगर पहले किसी के पास हो आसपास देखा होगा कि वो रस्सी पत्थर को वहां जब खिंचाव आता है तो उसको काट देती है। रीजन क्या है कि लगातार कंटिन्यूटी पर बने रहोगे तो ये संभव है कि आप भी ऐसा मैथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप न कर पाओ। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी ऐसा संभव है, बिना प्रैक्टिस के ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, होता है ना, तो उसको भी हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 2 + √3 बराबर P/Q। अब आपको ये तो पता पड़ गया होगा एक लाइन यहाँ पे कि जो P/Q है वो कैसी है, P/Q कहाँ है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन P और Q यहाँ पे कैसी होती है, सह अभाज्य संख्या रहती है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं रहती। चलिए जी, √3 बराबर क्या हो जाएगा अब, P/Q - 2, P/Q - 2 रहेगा। चलो जी, अब देखो यहाँ पे तो मिल गई एक परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। चलो सब परिमेय संख्या है। अगर इसके बराबर में भी संख्या तो वो भी परिमेय होगी। तो √3 क्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास दिखा रहा है। लेकिन इस तथ्य का मतलब समझते हो क्या होता है, तथ्य का मतलब होता है जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो मतलब क्या है कि यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब 2 + √3 भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मानते हैं इसको, माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख पाएंगे। तो P/Q बराबर 4 - 3 √2। अब इसमें से हम परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो P/Q, जब 4 को हम पक्षांतर करें, नहीं सॉरी ऐसा करते हैं, P/Q को इधर पक्षांतर कर देते हैं और √3, 3 √2 को भी इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो 3 √2 बराबर हो जाएगा 4 - P/Q। अब 3 का इधर भाग लगा दो, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 4 - P/Q। ठीक है, अब ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 1/3 4 - P/Q एक
परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होगी, दोनों बराबर हैं। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब समझते हो, यानी उल्टा प्राप्त होता है, उल्टी चीज हमें लग रही है, प्राप्त होता है। अगर ये उल्टा दिख रहा है तो मतलब क्या होगा, √2 परमेय तो होगी नहीं, कैसी होगी, √3 सॉरी √2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, अपरमेय होगी। तब अगर ये अपरमेय है तो इसमें किसी कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या फिर गुणा किया जाए तो उस जगह पे वो भी क्या मिलती है हमें, एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तब 4-3 √2 एक अपरमेय संख्या है, कैसी है, अपरमेय संख्या होगी, सिद्ध हुआ। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी और सी। इन तीनों को हमें सिद्ध करना है कि ये दो तीनों की तीनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। चलिए हम पहले ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे हम, ए पॉइंट को। ए पॉइंट में क्या है, माना 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, क्या मान लिया कि √2 क्या है, परमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, परमेय नहीं मानेंगे। ये कैसी है, एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दो जी लिख दिया। अगर हमें परमेय संख्या, लेकिन दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं क्योंकि हमें एक तरफ परमेय करनी होती है। चलो जी, तो Q/P कब हुआ, दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर। पलटोगे तो क्या होगा, Q/P बराबर √2। अब देखो ये एक परमेय है तो ये भी परमेय होगी, लिख दो भाई, Q/P एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता, विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, इस तथ्य का होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक, अगर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो हमें क्या करना है, √2 एक परमेय तो होगी नहीं, अपरमेय संख्या होगी। √2 एक अपरमेय संख्या है, कैसी है, अपरमेय संख्या है। तब 1/√2 भी अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि जब √2 परमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, 7√5 माना 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय मानते हैं, परिमेय नहीं। कैसी है? 7√5 कैसी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। चलिए जी, लिख दिया। अब क्या करते हैं कि जब P और Q क्या है, कैसी संख्या है P और Q? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो तो आप लिख लोगे। अब हम इसमें से पूर्णांक संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। 7 का इधर गुणा है, भाग हो जाएगा, बराबर √5। यानी P/7Q कैसा है? एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक पूर्णांक संख्या है। एक कैसी है? सॉरी, परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है ही है, उसका परिमेय भी है। पूर्णांक नहीं है, परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में, तो अब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट और है, पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आपको जल्दी जल्दी रफ कर रहे हैं, बट अगर जल्दी रफ नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आप अपना नोट करिए। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, सी पार्ट है। माना 6 + √2, ज़्यादा ऊपर लिख रहा है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिख लेंगे जी। लिख लिया। अब इसमें से परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। देखो P/Q -6 = √2। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया? परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये कैसी होगी? ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। चलो जी, अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी।
अच्छा जी, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब क्या होगा? अगर किसी अपरिमेय संख्या में हम कोई परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा वो क्या मिलती है? एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही मिलती है। तब 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी क्या रहेगी? एक अपरिमेय संख्या रहेगी। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, एक स्टेटमेंट तो उसने खुद कहा है, क्या है? कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये स्टेटमेंट इसने खुद ने कहा है। क्या कहा है? √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब क्या है कि सिद्ध करो कि 2 प्लस √2 भी क्या होनी चाहिए? एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं। माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे। P/Q बराबर 2 प्लस √2। क्या होगा? P/Q बराबर 2 प्लस √2। चलिए जी, P/Q माइनस 2 बराबर √2। देखो अब क्या होगा? P/Q माइनस 2 बराबर √2। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास कि P/Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर ये परिमेय है तो ऊपर उसने क्या कहा था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तब 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चनों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष यही है कि इसमें से देखो, ये संख्या जो परिमेय नहीं है उसको एक पॉइंट तो सब में कॉमन सा आपको दिखा होगा कि हमने उसको परिमेय माना है। परिमेय मानने के बाद क्या मिला कि उसको P/Q के रूप में लिख लिया हमने। लिखने के बाद जितनी भी परिमेय संख्या हैं उनको एक तरफ किया, अपरिमेय को एक तरफ कर दिया, फिर दिखा दिया सब ये परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। होगी नहीं होगी? ये परिमेय है तो ये भी एक परिमेय होगी। लेकिन ये क्या है? विरोधाभास प्राप्त करती है, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। इसके साथ हमें कोई ना कोई एक परिमेय संख्या के साथ क्या होगी? कोई ना कोई अपरिमेय संख्या भी होगी। अब अगर परिमेय के साथ कोई अपरिमेय जोड़ देते हैं तो वो भी अपरिमेय बन जाती है, घटा देते हैं तब भी अपरिमेय बन जाती है। ठीक है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अच्छा जी, लो परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? सब P/Q के रूप में लिखेंगे। 3√3। अब परिमेय जो भी है उसको एक तरफ कर लेंगे। P/3Q बराबर √3। लीजिए कर लिया। अब ये कैसी है? परिमेय है, लिख दो भाई। P/3Q एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, तब अगर ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3√3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध हुआ। ठीक है जी, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये है मेन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं जब उसमें कोई भी एक संख्या उसके साथ परिमेय न जुड़ी हो। कोई संख्या ऐसी ना हो जो उसके साथ परिमेय में नहीं है। ये कैसी प्रॉपर अपरिमेय संख्या है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी रहता है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी मानते हैं हम, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी थी, अपरिमेय संख्या थी, लेकिन इसको हमने माना क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए जी, अगर ये परिमेय है तो P/Q बराबर √5 होगा, जहाँ P, Q सहवाच्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहवाच्य संख्या है। चलो जी, अगर हम P/Q को इस तरीके से माना हुआ है तो हम P बराबर क्या लेंगे, √5Q, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों किया वर्ग, क्योंकि इस तरफ हमें ऑलरेडी P/Q का फॉर्मेट था, वो हमने परिमेय संख्या जो मानी थी वही उसके बराबर आ रही है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ा है, तो हमें वर्ग करना पड़ेगा। और वर्ग करेंगे तो क्या होगा, P² बराबर 5Q²। जो इस सबसे पहले हमने थ्योरम कराई थी वो इसी क्वेश्चन के लिए थ्योरम कराई थी, वो स्पेशली। देखो P² बराबर 5Q² है, इसका मतलब क्या है, 5 P² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। अच्छा जी, 5 P² को विभाजित करता है। इससे क्या मीन्स हुआ, अगर 5 P² को विभाजित करता है, क्योंकि 5 एक P² का गुणनखंड है। 5 क्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि P² का गुणनखंड है। लो जी, गुणनखंड ले लिया। 5 क्या है, 5 P² का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, इसमें एक और बात बताई थी प्रमेय में, अगर कोई संख्या जैसे P² को विभाजित करता है तो वो कहीं ना कहीं वो A को भी विभाजित करेगा। क्या लिखोगे, कि 5 P को भी विभाजित करेगा, या 5P का भी गुणनखंड होगा, विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि P का गुणनखंड किया होगा
पी के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो पी स्क्वायर के होंगे, जो पी स्क्वायर के हैं वो पी के हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको विभाजित करेगा। तो इसमें पुनः मानते हैं, पुनः माना। अब हम P बराबर क्या मानेंगे, 5R मान लेते हैं। क्या मानेंगे, P बराबर 5R। चलो जी, अब P की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे। तो 5R का होल स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, और 5 यानी 25R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। 5 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी 5R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। यहाँ से क्या दिख रहा है कि 5 जो है Q स्क्वायर का भी गुणनखंड है। 5 Q स्क्वायर का गुणनखंड है। गुणनखंड है तो मतलब क्या है, इसको विभाजित करेगा। अब इसमें हमने एक तथ्य देखा कि 5 P व Q का ओवेनिष्ट गुणनखंड है। ओवेनिष्ट गुणनखंड है। अच्छा, हमने क्या माना था यहाँ पे कि 5 जो है P और Q का कोई गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, यानी सहवाज संख्या है। ये क्या कह रहा है कि इसका गुणनखंड है, तो ये इसका विरोधाभास प्राप्त करता है। इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 5 सॉरी √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। इसको एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अगर परिमेय संख्या माना है तो P बट्टे Q के रूप में लिख पाएंगे इसको। और जहाँ P और Q क्या होते हैं, सहवाज संख्या है। अगर सहवाज संख्या है तो P और Q का कोई ना कोई एक भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो P बट्टे Q के रूप में माना तो हमने P का मान निकाल लिया, √5Q आ गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिल गया कि जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी 5 जो है P का क्या होगा, कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड रहा होगा, तभी तो उसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए जी, अगर 5 P स्क्वायर विभाजित करता है तो P को विभाजित करेगा। हमने क्या पुनः मान लिया P बराबर 5R। अब इसको इस मान में रख दिया, सॉल्व किया तो यहाँ से मिला कि Q 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, उसका भी गुणनखंड है। तो 5 P और Q का वेनिस्ट गुणनखंड है। लेकिन ये क्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, यह एक सहवाज संख्या है। ये क्या है, एक सहवाज संख्या है, इसीलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे हमने, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेम उन्हीं की तरह है। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, ये एक परमेय संख्या है। चलो जी, अगर परमेय संख्या है तो इसको क्या लिखोगे, P बट्टे Q के रूप में लिख देंगे। P बट्टे Q बराबर 3 + 2 √5। P बट्टे Q -3 बराबर 2 √5। P बट्टे Q -3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर √5। यानी ये क्या किया हमने, हमने किया परमेय संख्याओं को एक तरफ, अपरमेय संख्याओं को एक तरफ कर लिया। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे, 1/2 P बट्टे Q -3 एक परमेय संख्या है। ये कैसी है, परमेय संख्या है। तब √5 भी एक
परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलो जी, अगर ये परिमेय है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऋण 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये क्या होगी, ये भी एक कैसी रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब अगर परिमेय है तो उसको क्या लिखेंगे हम, P/Q के रूप में लिखेंगे। P बराबर 3 + √2। अब 3 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर √2। अब यहाँ पे क्या मिला कि P/Q - 3 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी परिमेय होगी। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 3 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और ये सिद्ध हुआ। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 भी क्लियर हो गया। ये भी क्या है, इस वीडियो का वन शॉट है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, इससे उनका भी बेनिफिट हो पाए, वो भी अपने मैथ के सिलेबस को बहुत इजीली कर पाएँ। और आप सभी लोग, आपके अगर बड़े भाई हैं तो वो 12th में हैं, तो 11 12th का भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है मैथ का। ठीक है, और क्लास 10 साइंस भी शायद 1 अप्रैल में 1st वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूज़ आप सभी को शेयर कर दें। और यही इसी चैनल पर आपको 6 to 12 तक मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगी और फिजिक्स भी मिलेगी। ठीक है, और हो सका तो पॉसिबल हम इंग्लिश और बायो की भी बात कर रहे हैं, वो भी मोस्टली जल्दी आ सकती हैं क्लासेस 11 12 के लिए। धन्यवाद।